नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज 70 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट भी संभावित है। आज आने के पूरे चांसेस हैं कि आज आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा मेंस का। उसके बाद से इंटरव्यू जो है वो जल्द ही ले लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए मैंने अक्टूबर से बोला हुआ है कि कृपया इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस के रिज़ल्ट के बाद समय ही नहीं होता है। देखेंगे आज कौन कौन से न्यूज़ को देखेंगे हम लोग। तो एक न्यूज़ जो है वो रुपया 90 पर पहुंच गया है। $1 बराबर 90 रुपीज़। तो इसको ज़रा हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके कारण हैं, किस प्रकार के यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। डिटेल टॉपिक है, बड़े टॉपिक हैं आज जिसको हम लोग कवर करेंगे। पहला तो संचार साथी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, जो कल पढ़ने वाले थे कि इसके कारण से प्राइवेसी के कौन से कंसर्न हो रहे हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप अपने फ़ोन में फेसबुक का ऐप खोलिएगा, उस पर ज़्यादा परमिशन दिया हुआ है आपने संचार साथी की तुलना में। लेकिन होता क्या है, फेसबुक एक प्राइवेट एंटिटी है जो आप पर निगरानी रखने का काम तो नहीं करेगी और आपके डेटा का कहीं ना कहीं सम्मान करती है। वो प्रचार के लिए बेच सकती है, लेकिन आप पर निगरानी नहीं करती है वो। लेकिन जो कंसर्न खड़े किए गए थे अपोजिशन के द्वारा और जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा कि सरकार इसके द्वारा जनता की निगरानी कर सकती है, सर्विलांस वाला एक स्टेट बन सकते हैं हम। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है, बाद में उसके मेरिट और डिमेरिट सामने आते हैं। तो इसके कारण से सरकार ने भी बोला कि अब यह नेसेसरी नहीं होगा, बल्कि ये ऑप्शनल होगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको रखिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार को अपने स्टेप जो है वो पीछे लेने पड़ गए। देखेंगे कि इसमें सरकार का पक्ष क्या है और उसके साथ में डिमेरिट्स क्या थे इसके। शुरू करते पहले टॉपिक से एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज सुबह में मॉर्निंग सेशन वाला प्रैक्टिस जो होता है वो हमने अपलोड नहीं किया था। कल से उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर से साइंस का एमसीक्यू हम लोग उसमें कर रहे हैं, कल से फिर से अपलोड होगा। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि GS2 में अगला वीडियो जो है वो अपलोड कर दूं, ताकि आप पढ़ें। वीडियो देखा कीजिए सही से और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए अगर आपको वाकई एग्जामिनेशन पास करना है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत कठिन होने वाला है। आप सोच नहीं सकते हैं उतना कठिन। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक आज का क्या है। ये कल द हिंदू में आया था कि अंडरस्टैंडिंग कंसर्न अराउंड संचार साथी। पूरा इशू क्या है, एक ऐप है संचार साथी, कोई आज का नहीं है। काफ़ी पहले यह ऐप बनाया गया था भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा। शुरुआत में एक पोर्टल के रूप में यह था, जिसमें था कि भाई आपके नाम से कितने सिम इशू हुए हैं आप पता कर सकते हैं। जैसे परसों मैंने भी इंस्टॉल किया, तो उसमें अगर आप अपना नाम डालते हैं और अपना आधार नंबर इत्यादि डालते हैं तो आपके नाम से कितने सारे सिम इशू हुए हैं वो आपको बता देता है। तो इसी प्रकार से शुरुआत की गई थी इसकी। लेकिन बाद में सरकार ने इस ऐप का विस्तार किया कि आपके फ़ोन में अगर कोई ख़राब लिंक आ जाए, आपके फ़ोन को कोई स्पूफिंग करने का प्रयास करे, उसको हैक करने का प्रयास करे, या फिर कोई फ्रॉड करने का प्रयास करे, तो संचार साथी उसको कहीं ना कहीं हद तक रोकती है। लेकिन इसके लिए उसको बहुत सारे परमिशन चाहिए भाई, कैमरा का भी चाहिए, माइक्रोफोन का भी चाहिए, लोकेशन का भी चाहिए। तो कंसर्न ये हुए थे कि आज न वो हमारी रक्षा कर रहा है, कल को क्या पता केंद्र में इस प्रकार की सरकार आ जाए जो सर्विलांस स्थापित करना चाहती हो, और अगर सबके फ़ोन में यह ऐप नेसेसरी होगा, इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, तब तो फिर किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि लोकेशन सरकार के पास में जा रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, रूस में भी एक प्रकार का सिस्टम बनाया गया था नॉर्थ कोरिया में कि आपका फ़ोन आपके हर 5 मिनट बाद आपके बारे में जानकारी सरकार के सर्वर पर भेजती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक सर्विलांस स्टेट है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह प्रवृत्ति है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स और बेसिक जो मानवाधिकार होते हैं वो भी नहीं है लोगों के पास में। तो कहीं हम ऐसा सिस्टम तो नहीं बना रहे हैं जो हर 5 मिनट पर हमारी फ़ोटोज़ खींच करके, हमारे ऑडियो सुन करके और हमारे बारे में हर चीज़ गवर्नमेंट को बताती रहे। ये सुरक्षित करने के लिए तो सही हो सकता है कि भाई देश को सुरक्षित हम बना रहे हैं, लेकिन ऐसी सुरक्षा का क्या मतलब बनता है जिसमें 24 घंटे आप पर निगरानी ही रखी जाए। इसके कारण से एक्सपर्ट और अपोजिशन और सभी जगहों पर इसकी खूब आलोचना की गई, जिसके बाद से सरकार ने अपने कदम को वापस ले लिया।
सरकार ने जो पहले पीआईबी पर बोला था, पीआईबी में जो छपा हुआ है उसके अनुसार से उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि यह अनिवार्य होगा इंस्टॉल करना मार्च 2026 के बाद से जो भी फ़ोन भारत में आएंगे उनमें अनिवार्य होगा। और न केवल भारत में बने हुए फ़ोन, बल्कि अगर आप बाहर जा कर के इंपोर्ट भी करते हैं, मतलब देश में बैठ कर के आप दूसरे देश से इंपोर्ट भी करते हैं फ़ोन, तो भारत में कोई फ़ोन इंपोर्ट होकर भी आएगा तो उसमें भी यह अनिवार्य होगा कि आपको संचार साथी ऐप डालना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जरा कंसर्न को देखते हैं। ऐप का उद्देश्य और कार्यक्षमता, डिजिटल धोखाधड़ी का पता लगाना इसका उद्देश्य बताया गया था। संचार साथी एक सरकारी ऐप है जो चोरी या खोए हुए फ़ोन का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया। IMEI नंबर जो होता है इसको भी यह ट्रैक करता है, क्योंकि तभी तो फ़ोन को पता लगा पाएगा भाई कौन किसका फ़ोन है, कहाँ से क्या चोरी हुआ है, हर चीज़ इसी पर्पज़ से बनाया गया था। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको कहा जाता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान के आधार पर संदिग्ध फ़ोन को ट्रैक करता है, उन्हें ब्लॉक करने का विकल्प देता है। उपयोगकर्ता को संदिग्ध कॉल, SMS, ऐप्स जैसे व्हाट्सएप की रिपोर्ट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन ओपन सोर्स टेस्टिंग से पता चलता है कि यह फ़ोन नंबर, जब इस ऐप की टेस्टिंग की जाती है, बेसिक सा काम होता है, आप ऐप रन कीजिए और कुछ विशेष सॉफ्टवेयर आते हैं उसके थ्रू में, तो हर चीज़ इसके बारे में पता चल जाता है कि इसको क्या क्या चाहिए। इस ऐप में जब बनाया जाता है उसको, तो परमिशन के लिए उसको कोड किया जाता है कि किन किन चीज़ों के आधार पर यह चलेगा। तो जो आपको वो दिखाता है कि आपसे परमिशन ले रहा है, उसके अलावा भी हिडन तरीके से वो कुछ और परमिशन भी ले रहा होता है। फ़ोन नंबर संदेश डिवाइस डेटा तक पहुंच बनाता है। यह उपयोगकर्ताओं को सक्रिय संदेश भेज करके सत्यापन करता है, जो डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव का दावा भी करता है। तो एक डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने का लिए जो ऐप बनाया गया है उसको इतने सारे परमिशन की आवश्यकता क्यों है, ये एक कंसर्न था। गोपनीयता की चिंताएं, व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच है इसकी। ऐप फ़ोन नंबर के पंजीकरण की मांग करता है, बिना स्पष्ट सहमति के सक्रिय संदेश भेज देता है। आपसे बिना परमिशन लिए हुए सक्रिय रूप से मैसेज भी कर सकता है। फ़ोटो, फाइलें, कॉल लॉग, जो आपका कॉल जिसमें किसको कॉल किया है, किसको नहीं किया है, मिस कॉल किसका है, हर चीज़, ईमेल, स्थान, डेटा जैसी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है। मतलब आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी है उसके पास में। आप क्या कर रहे हैं फ़ोन पर, हर चीज़ मोदी जी को पता होगा। तो ये थोड़ा सा लोग लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है, लेकिन ऐप को अनुमति देते समय उपयोगकर्ताओं को पूरी जानकारी नहीं मिलती है। चिंता यह है कि ऐप सरकारी सर्विलांस का साधन बन सकता है, क्योंकि यह डेटा के केंद्रीय सर्वर पर भेजता है। जो एक्सपर्ट है उन्होंने यही कहा कि ये कहीं न कहीं डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो भारत सरकार ने लागू किया है उसका सरकार ही कहीं न कहीं उल्लंघन कर रही है। बिना परमिशन के हर चीज़ ही चाहिए उनको। ये आपको लिखना पड़ेगा, सरकार की आलोचना किए बिना सरल शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। मैं तब से बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूँ कि क्या है भाई, सर्विलांस का साधन बन सकता है ना। सरकार को ये करना चाहिए। अंत एंड वर्ड देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो कृपया करके बिना आलोचना किए हुए, बिना सरकार की आलोचना किए हुए ऐप की आलोचना यहाँ पर आपको करनी है। सरकारी दृष्टिकोण और उपयोगकर्ताओं का विकल्प, ब्लॉकिंग और रिपोर्टिंग। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि ऐप उपयोगकर्ताओं को चोरी, खोए हुए फ़ोन ट्रैक करना, संदिग्ध गतिविधि को रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, ऐसा वो बताती है। सरकार इस उपयोगी टूल बताती है जो चोरी हुए फ़ोन इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक करता है, लोगों को कहीं न कहीं बचाता है। लेकिन एप्पल जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एप्पल का होता है iOS। ये बड़ा ही सिक्योर सिस्टम माना जाता है। इससे बाहरी दखल अंदाजी 9 के बराबर में होती है, कोई भी बाहरी दखल अंदाजी नहीं होती है। तो इस प्रकार के सिस्टम में अगर इनबिल्ट एक ऐप जोड़ दिया जाए जो फ़ोन के हर चीज़ के बारे में निगरानी रखे, तो एप्पल का फ़ोन जो सुरक्षित माना जाता है और बाकी उसमें और कुछ भी खास नहीं है, तो केवल सुरक्षित होता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है वो, जिसमें अननेसेसरी के लिंक कोई इतना आसानी से नहीं खो सकता है, कोई फाइल डाउनलोड आप आसानी से नहीं कर सकते हैं जो आपके फ़ोन को ख़राब कर सके।
तो उस सिक्योर सिस्टम में भी सेंधमारी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला जो विरोध किया किसी कंपनी ने वो एप्पल ही था, क्योंकि उसके लिए तो भाई ये एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाएगा कि उसके iOS में एक ज़बरदस्ती का एक ऐप डाल दिया गया। इसलिए उसने सबसे पहले यह बात उठाई थी कि भाई यह सही नहीं है। यह ऐप एप्पल और गूगल के प्लेटफॉर्म पर भी काम करने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करता है। सुरक्षा और कानूनी मुद्दे भी हैं, डेटा संग्रह की सीमाएं भी हैं कि आप किस हद तक लोगों का डेटा संग्रह कर सकते हैं। ऐप की विशेषता और जोखिम भी है। ऐप चोरी के फ़ोन को ब्लॉक करता है, संदेशों की रिपोर्टिंग लेता है, डेटा एकत्र करता है, लेकिन यह उपयोगकर्ता को प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देता ही नहीं है, जिससे गोपनीयता के उल्लंघन का डर रहता है। जो ऐप हमें ये नहीं बता रहा है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, कल को क्या पता वो एक हिडन अपडेट ले आए, सरकार या कोई भी तंत्र जो है उसको एक हिडन अपडेट दे दे, जिसमें वो आपके पल पल की जानकारी को सुन सके, आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर सके, जैसे पेगासस के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार के कंसर्न के कारण से इसको बोला गया कि यह अब अनिवार्य नहीं होगा। प्रभाव क्या था, तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का ही उल्लंघन इसको माना जा रहा था। संचार साथी क्या है, उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, उसके आलोचना क्यों की जा रही है, दोनों पक्षों को मैंने आपसे समझाया है। अब सवाल अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि हाल ही में संचार साथी ऐप को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो क्रिटिकल एनालिसिस जहाँ पर भी आता है वहाँ पर सकारात्मक लिखना पड़ता है आपको, और नकारात्मक में थोड़ा सा, नकारात्मक नहीं बोलेंगे, उसके विपक्ष में कंसर्न के चैलेंजेस को उसको थोड़ा सा विस्तार से लिखना पड़ता है। लेकिन कभी भी सरकार की आलोचना करने से बचिएगा। आंसर में आप ऐप की आलोचना कीजिए और उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। तो सुझाव के लिए अच्छा होगा कि ऐप की जगह पर जन जागरूकता फैलाई जाए, इंटरनेट शिक्षा सभी तक पहुंचाई जाए, इंटरनेट कैसे काम करता है, किस प्रकार के लिंक पर हमें क्लिक करना चाहिए, किस प्रकार के लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। जन जागरूकता एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके ज़रिए सरकार जो है फ्रॉड और इत्यादि चीज़ों को रोक सकती है, और कहीं हद तक रोका भी है। जिस प्रकार से पुराने अगर आपने रेडियो पर सुना होगा, रेडियो आकाशवाणी 9 बजे की न्यूज़, 2:30 बजे की न्यूज़ सुबह का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आते थे। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2010, 11, 12 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, उसके अलावा पोलियो के टीका, HIV इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलाई जाती थी लोगों के लिए, और ये भारत सरकार का ही प्रयास होता था। इसी प्रकार से अब नए प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट है, जैसे साइबर फ्रॉड किया जाता है, जैसे लिंक या फ़ोन नंबर OTP के माध्यम से धांधली की जाती है। इसके लिए भी सरकार को ऐसे ही जागरूकता फैलानी चाहिए। जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, किसी को भी फ़ोन करते होंगे तो अचानक से अमिताभ बच्चन जी आ जाते थे बोलने के लिए, तो वो यही चीज़ था। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया है। मैंने आपको बताया संचार साथी, मैंने उसके कंसर्न बताए, मैंने आपको बताया कि आपसे सुझाव पूछा जा सकता है। जिनका 70 BPSC इंटरव्यू है, ये हॉट टॉपिक हो गया आपके लिए। कल भी मैंने एक हॉट टॉपिक बताया था आपको, SIR। आज बता रहा हूँ संचार साथी। पूछा जा सकता है आपसे कि आप एज ए ऑफिसर क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को इस प्रकार के चीज़ों से रोकने के लिए। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये, और सही पॉइंट बताना है। वो नहीं करना है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वास्तविक तौर पर जो आप कर सकते हैं वही पॉइंट्स बताने होते हैं, फेंका फेंकी नहीं करना होता है वहाँ। तीसरा चीज़ जो है, जैसे नक्सलवाद एक बड़ा ही हॉट टॉपिक होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो सुझाव आपसे पूछा जाएगा, इसके लिए बी रेडी, तैयार होकर के जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिरकार रुपया गिर क्यों रहा है। लेकिन जितने भी न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा हूँ, द हिंदू पढ़ रहा हूँ या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो उसमें अगर ये लिखा रहता है कि रुपया गिर रहा है, उसके बगल में ही एक एक्सपर्ट महोदय आ जाते हैं वो बोलने के लिए कि रुपया गिर रहा है कोई ख़राब बात थोड़ी ना है, रुपया गिरना अच्छा भी होता है। तो समझेंगे ज़रा कि किस सेंस में अच्छा होता है, किस सेंस से बुरा होता है, और इसके कारण क्या हैं। क्योंकि ऐतिहासिक गिरावट हुई है, 90 से भी नीचे पार कर गया है। तो 90 रुपये बराबर $1। तो ये सही नहीं है किसी हद तक, कुछ हद तक सही भी लगता है आपको, लेकिन कुछ हद तक सही नहीं है। इसके पॉजिटिव पक्ष कम है, नेगेटिव पक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव पक्ष जो हैं वो भी नेगेटिव ही बन जाते हैं। अगर लंबे समय तक रुपया गिरता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक ही हो जाएगा, जो आज हमें सकारात्मक दिख रहा है।
इसके साथ साथ और क्या होता है आपको समझ में शायद नहीं आता हो। मान लीजिए भारत ने $100 का ऋण लिया हुआ था कहीं से, ठीक है, और वो ऋण लिया था 2012 में। इस समय अप्रॉक्स रुपया 50 के आसपास में था, ठीक है। तो कितने रुपए चुकाने पड़ते भाई? 5,000 के करीब में देने पड़ते, ठीक है। अब यही $100 का ऋण हम पर है ही, लेकिन अब रुपया जो हो गया है वो हो गया है 90 का। जो 50 पर था वो 90 पर चला गया है। तब हमें कितना उसको चुकाना पड़ेगा, तो आप खुद ही सोचिए कितना सारा पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। तो देश पर जो ऋण है, देश पर जो कुछ न कुछ मात्रा में ऋण होता ही है, वो भी बढ़ता है रुपए के डिवैल्यूएशन से, क्योंकि हमें भुगतान तो डॉलर में करना है उनको, और डॉलर के हिसाब से करना है। उसके वर्तमान मूल्यों पर कई सारे ऋण ऐसे होते हैं जिनको करना होता है। तो ये कुछ कंसर्न होते हैं कि रुपए का डिवैल्यूएशन किसी भी मायने में सही नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ बेनिफिट अवश्य ही होगा। क्या वो बेनिफिट होगा उसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और क्या कारण है कि रुपए गिर रहे हैं उसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। एस सुब्रमण्यम नाम है शायद, जिन्होंने हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने बोला है कि यह ठीक है, इतना भी चिंता का विषय नहीं है। रुपए की ऐतिहासिक गिरावट हो रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आश्वासन दिया है कि इससे कुछ हमें खास कंसर्न नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगले वर्ष तक रुपए जो हैं वो वापसी कर सकती है, रुपया मजबूत हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। और जो भी सरकार का व्यक्ति होता है वो यही कहता है कहीं ना कहीं, वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ भाई ये लॉन्ग टर्म में चलेगा। क्या कारण है? पहला कारण जो है वो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई के जो निवेश हमारे देश में थे वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और इक्विटी से जम के पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिकी डॉलर वाले बाज़ारों में निवेश कर रहे हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता है। डिमांड कहीं ना कहीं डॉलर का बढ़ रहा है, तो जिसके कारण से रुपए की जगह पर डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। आपने वित्त मंत्री जी का एक बयान सुना होगा कि रुपया नहीं कमज़ोर हो रहा है, बहुत पहले का, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इसी सेंस में कहना चाह रही थी वो। एफपीआई जो हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं लोग, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है, जो रुपए पर भारी दबाव डाल रही है। और एफपीआई जब किसी भी देश में निवेश करती है तो इसका मतलब होता है कि उस देश में ग्रोथ करने का पोटेंशियल अभी है, और जब उस देश से पैसा बाहर निकालती है तो इसका मतलब होता है कि उसको कहीं और पर ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है, जहाँ पर वो अपने 100 रुपये लगा करके 120 रुपये कमाना चाह रहा है। हमारे देश में 100 रुपये लगा करके शायद उसको इतने बड़े मार्जिन में प्रॉफिट ना हो, जिसके कारण से हमारे देश के बाज़ार से एफपीआई जो विदेशी निवेशक होते हैं उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जिसके कारण से शेयर मार्केट भी आपने देखा होगा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो वो यही कारण होता है। यह बहिर्वाह अमेरिकी ब्याज दरों की उच्चतम और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे अमेरिका चुनाव के बाद की नीतियों से प्रेरित हैं। परिणामस्वरूप डॉलर की मांग बढ़ी है और रुपए की आपूर्ति घटी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट का मुख्य चालक है, क्योंकि एफपीआई पूंजी का बड़ा हिस्सा उभरते बाजारों से बाहर जा रहा है। निवेश कहीं न कहीं कोई और आकर्षित कर रहा है, खासतौर से डॉलर वाला मार्केट जैसे कि अमेरिका का जो मार्केट है वहाँ पर एफपीआई ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, न कि भारत में। नेक्स्ट है कि भारत अमेरिका व्यापार सौदे में देरी, इसके कारण से अब लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान हो रहा है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनकी भी भारत यात्रा होने वाली है। तो अभी व्यापार डील जो था भारत का वो माना जा रहा है कि थोड़ा सा लंबित होगा, क्योंकि वो दिसंबर में ही साइन होना था, लगभग फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए क्या होता है। तो एक जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों के बीच में, इसके कारण से भी कहीं न कहीं रुपया कमज़ोर हो रहा है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपसे पूछा जा सकता है और इंटरव्यू वालों से भी पूछा जा सकता है भाई कि रुपए हाल में बहुत ज़्यादा गिरे हैं, क्या लगता है आपको क्या कारण हो सकता है। इसी प्रकार से पूछते हैं। वो कोई आपसे देश की जो आर्थिक पॉलिसी है उस पर विस्तृत रूप से नहीं जवाब चाह रहे होते। छोटे छोटे इशूज़ जो आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं उसी पर सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो ये आप ध्यानपूर्वक इसके पॉइंट्स को पढ़िएगा। सौदे में देरी, कृषि वस्तुओं पर विनिर्माण क्षेत्र पर असर पड़ा है, जिससे निवेशक सतर्क हो गए हैं और इसके कारण से यहाँ से कहीं न कहीं निवेशक निकल रहे हैं। मजबूत डॉलर की मांग और आयातकों की भूमिका, आयातक विशेष रूप से तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल की बढ़ी हुई डॉलर मांग ने रुपए को दबाया है। वैश्विक स्तर पर डॉलर सूचकांक मजबूत है।
जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिरता से संबंधित है, यानी कि अमेरिकी इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल होगा तो वहीं पर ज़्यादा निवेश होंगे, न कि भारत में ज़्यादा निवेश होंगे। एक छोटा सा पॉइंट है, इसके कारण से भारत में डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर हो रहा है। आरबीआई के हस्तक्षेप में कमी और पूंजी प्रवाह में मंदी। आरबीआई ने हस्तक्षेप करने से भी मना किया है। उसने बोला है कि हम बाजार पर इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अभी हस्तक्षेप करने का हमारा समय नहीं है, सही समय पर हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप कम किया है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना जरूरी है। साथ ही पूंजी प्रवाह में तेज गिरावट, केवल 11.3% ने रुपये के समर्थन नहीं दिया है। वैश्विक जोखिम भावना जो है वो कमज़ोर होने से उभरते बाजार के जो मुद्राएं हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि आरबीआई जो है वो सक्रिय रूप से हस्तक्षेप अभी नहीं करता है मार्केट में, जो कहीं ना कहीं लिबरल इकोनॉमी के लिए सही भी होता है। लेकिन इस प्रकार का जब प्रभाव बनने लग जाए तो वहाँ पर हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं वो सीमित हैं, और अगर हम इंपोर्ट पर ज़्यादा पैसा खर्च करने लग जाएंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। पिछले साल विदेशी मुद्रा भंडार साहब के प्रीलियम में एक सवाल पूछा गया था 71 बीपीएससी प्रीलियम में। अन्य वैश्विक कारक अमेरिकी टैरिफ नीतियां हैं, कमज़ोर वैश्विक विकास दर, तेल कीमत में उतार चढ़ाव। 2025 में रुपया एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में रही है। एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी ने किया है रुपये ही है, वो भारत का रुपया ही है जिसने बहुत ख़राब प्रदर्शन किया है। तो ये कुछ कारण है जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इम्पैक्ट दोनों होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला जो है वो है एक्सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? निर्यात छोटा सा चीज़ है, समझने के लिए समझिएगा। कोई व्यक्ति पहले $1 लेकर के आ रहा था भारत में $1 लेकर के आ रहा था, और वह 80 रुपये का सामान खरीद रहा था भारत से, और अब वो वही व्यक्ति $1 लेकर के आ रहा है और 90 रुपये का सामान खरीद रहा है, क्योंकि रुपये का डिवैल्यूएशन पर अभी तक शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, महंगाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत सरकार का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसने बताया कि महंगाई जो है वो पिछले 6-7 वर्षों के सबसे कम स्तर पर है, यानी कि वस्तुओं के दाम भारत में अभी तक शॉर्ट टर्म में बढ़ने नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन $1 का जो दाम है वो बढ़ गया था। जिससे क्या होगा, कोई व्यक्ति पहले $1000 लेकर के आ रहा था भारत से इंपोर्ट करने के लिए, भारत से सामान खरीद करके ले जाने के लिए, हमारा लिए एक्सपोर्ट हुआ, उसके लिए इंपोर्ट हुआ, तो उससे वह कितना सामान खरीद रहा था, मान लीजिए 50 सामान खरीद रहा था वो $1000 में, क्योंकि उस समय डॉलर का दाम 80 रुपया था। अब डॉलर का दाम जो है वो 90 रुपया हो गया है, तो जिससे क्या होगा, वो अब 50 की जगह पर 80 सामान खरीद सकता है, 60 सामान खरीद सकता है, मतलब ज़्यादा खरीदारी कर सकता है। तो जिससे जो इम्पोर्टर हैं हमारे देश से, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। विदेशी निवेश का आकर्षण, कमज़ोर रुपया विदेशी निवेशक भारतीय संपत्ति से स्टॉक को सस्ता पड़ाते हैं, जो एफपीआई प्रवाह को उलट सकता है, लेकिन अभी यह दिख नहीं रहा है। अभी एफपीआई के भागने के कारण से ही कहीं न कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। लंबे समय में यह एफडीआई को बढ़ावा देता है। पर्यटन और रेमिटेंसेज में लाभ, विदेशी पर्यटक भारत सस्ता मानते हैं, जिससे पर्यटन राजस्व बढ़ता है कि भाई अभी भारत सस्ता हो गया है, डॉलर का मूल्य ज़्यादा है वहाँ पर, तो इसलिए चलते हैं वहाँ पर। अगर वो 1000 रुपये लेकर के आएंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा 90,000 रुपये वो कैश कर सकते हो, और 90,000 में तो अच्छा खासा भारत में घूम सकते हो आप, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक लाभ होता है, ये लाभ होता है। लाभ बहुत कम है, वो भी लॉन्ग टर्म में ये लाभ जो है ना वो हानि में बदल जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन देश में बढ़ेगा, क्योंकि भाई तेल इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा बाहर से तेल, और तेल इंपोर्ट महंगा होगा तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन पूरा महंगा होता है। पूरे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू होता है लॉन्ग टर्म में। बार बार मैं शब्दावली यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म का बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म का भारी नुकसान है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? आयात महंगा हो जाएगा। अब हम पहले $1 लेकर के जाते थे और बाहर जो है पहले हमें 80 रुपये लेकर के जाते थे और $1 हमारे पास आ जाता था, जिस डॉलर को उपयोग करके हम सामान खरीद लेते थे। अब हमें 90 रुपया देना पड़ेगा, उसके बदले $1 मिलेगा, तो अब सामान हम कम खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए महंगा होगा ये। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। करेंट अकाउंट में घाटा होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट मतलब चालू खाता जो भारत सरकार का चलता है, उसमें कहीं न कहीं हमें घाटा हो सकता है।
सबसे पहला तो उसमें जो होता है वो तेल का ही सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे कम हो सकते हैं। बाहरी ऋण का बोझ बढ़ सकता है। ऋण का बोझ तो अभी मैंने आपको समझाया कि पहले भाई हमें अगर 100 रुपये का हमने ऋण लिया था, $100 का, तो पहले अगर हमें 8,000 रुपये चुकाने थे उनको, तो अब हमें उसी चीज़ का 9,000 रुपये उनको चुकाने हैं, क्योंकि डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ गया है और रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया है। एफपीआई बहिर्वाह और बाजार अस्थिरता, लॉन्ग टर्म में यह खराब इम्पैक्ट पड़ता है। आरबीआई पर दबाव पड़ता है कि आरबीआई हस्तक्षेप करे और कहीं न कहीं रुपए को कंट्रोल करने का प्रयास करे। कैसे कंट्रोल कर सकती है? मॉनेटरी पॉलिसी, चीज़ों को जोड़ना सीखिए। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जिसको कहा जाता है, जिसके तहत क्या करेगा भाई, रुपए जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और डॉलर जो मार्केट में बहुत कम मौजूद हैं, तो रुपए चूँकि डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई हो गई है, इसलिए उसका डिवैल्यूएशन हो गया है। आलू की जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा अगर आलू उपज जाए तो आलू सस्ती बिकती है। उसी प्रकार से डॉलर जो है वो कम हो गया है मार्केट में, जिसके कारण से वो महंगी बिक रही है, क्योंकि उसका डिमांड भी अच्छा खासा है और रुपए जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहे। तो आरबीआई क्या करेगा? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कठोर मौद्रिक नीति कहा जाता है, वो अपनाएगा। जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में भाई ऋण वगैरह जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। कार लोन, हाउस लोन इत्यादि महंगे हो जाएंगे अगर आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता है तो आरबीआई पर कहीं न कहीं दबाव बनेगा। ये दोनों टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कि एक बार रिवाइज करें तो दिमाग में छप जाना चाहिए, हाँ ये है कारण, ये है प्रभाव, सकारात्मक नकारात्मक। ठीक है, समाधान क्या है? समाधान यही है कि भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा, निवेश के लिए अच्छे माहौल बनाने पड़ेंगे, आर्थिक नीति में मौद्रिक पॉलिसी में हमें परिवर्तन करना पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई ने मौद्रिक पॉलिसी को कहीं न कहीं लूज किया था मार्केट को ग्रो कराने के लिए, लेकिन अब उसको शायद अगली तिमाही के जब फैसले लिए जाएंगे तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ सकती है। अमेरिका के साथ डील जो हमें जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा और हमें वैश्विक बाज़ारों की तरफ में, एक्सपोर्ट की तरफ में जाना पड़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी है उसके चेयरमैन की पद संभाले, अध्यक्षता की है उन्होंने। जरा इसको समझेंगे। सीसी का अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था का अध्यक्ष पद ग्रहण करना, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए का अध्यक्ष के रूप में भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एवं निर्वाचन सहायता संस्था इसको कहा जाता है, इसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया है इन्होंने, जो 2026 के लिए निर्धारित किया गया। यह पद स्टॉकहोम में आयोजित सदस्य देशों की परिषद की बैठक में उनको सौंपा गया है। क्या है भाई? इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ज्ञानेश जी नाम है इनका, है ना। तो उन्होंने ग्रहण किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, चुनाव इत्यादि के लिए काम करती है, तो उसका पद इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण किया है 2026 ईस्वी के लिए। इतना सा ही न्यूज है ना। आईडीईए एक स्वीडन आधारित अंतर सरकारी गठन है। इसके बारे में जरा हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। इस संस्था के बारे में देखते हैं कि संस्था क्या करती है भाई, और संस्था किस प्रकार से काम करती है, वो आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन सहायता संस्था इसको कहा जाता है, आईडीईए, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इलेक्शन। एक मिनट इसका फुल फॉर्म देख ही लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी ऐसे ही करके है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इसको कहा जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कि इस संस्था का फुल फॉर्म क्या है भाई, क्योंकि बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे हैं, तो आपसे भी पूछ सकता है। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था, जिसे संक्षिप्त में इंटरनेशनल आईडीईए उसको कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैश्विक स्तर पर टिकाऊ लोकतंत्र को बढ़ावा देने क्या काम करेगा। नाम से ही स्पष्ट रहे, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, निर्वाचन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने, या निर्वाचन प्रक्रिया कहीं पर बहुत अच्छी है तो उसका आदान प्रदान करने के लिए यह समर्पित है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, मानदंडों को कहीं न कहीं यह मोरल सपोर्ट देती है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी उससे मिलता है। जैसे अगर भारत में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर जाता है कि 140 करोड़ का जो देश है उसने अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया है,
बिना किसी विवाद के, तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए इलेक्शन के समय में दुनिया की अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो भारत आती हैं। दुनिया के अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं, कई सारे रिसर्चर्स भी आते हैं जो डेमोक्रेसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे होते हैं कि भाई भारत में हो क्या रहा है, किस प्रकार से इलेक्शन इतने बड़े स्तर पर कंडक्ट करवाया जाता है जहाँ पर 140 करोड़ आबादी है। कल भी अगर आपने देखा होगा तो राज्यसभा में कुछ विदेशी प्रतिनिधि बैठे हुए थे जो भारत के संसद की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे थे। इतना शोर शराबा हो रहा था, बेचारे कान बंद करके बैठे हुए थे। इतिहास व स्थापना क्या है इसका? 1995 स्टॉकहोम स्वीडन में 14 संस्थापक सदस्यों द्वारा एक सम्मेलन में यह स्थापित किया गया था। 1995 स्टॉकहोम स्वीडन। प्रारंभिक उद्देश्य शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता से प्रेरित था कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो दुनिया भर में कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। ठीक है, 14 सदस्यों से बढ़कर 31 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, ऑब्जर्वर नेशन भी हैं 2। 2000 में उरुग्वे और मॉरिशस जैसे देशों को जोड़ा गया है। 2024 में 30 वर्ष पूरे होने पर 30 ईयर्स ऑफ सपोर्टिंग डेमोक्रेसी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अब 2025 में भारत अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है 2026 वर्ष के लिए। मिशन क्या है इसका? वैश्विक स्तर पर टिकाऊ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रथाओं को आगे बढ़ाना, उसका जो ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाना। केंद्रीय सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करना है। वैश्विक भूमिका यह लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए काम करता है। विशेष रूप से आपातकाल और संकट में निर्वाचन आयोजित करने में सहायता करता है और कहीं न कहीं लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को दुनिया में प्रमोट करता है। संरचना और सदस्य क्या है? मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन। शासी निकाय सदस्य देशों की परिषद होती है। काउंसिल ऑफ मेंबर्स स्टेट होता है जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। वैश्विक रूप से अध्यक्ष चुनती है। 2025 में स्विट्जरलैंड से पदभार ग्रहण करने के बाद 2026 के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है। 2025 में कौन था? स्विट्जरलैंड। 2026 में कौन होगा? भारत होगा। ये आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपसे 1 वर्ष पहले का भी पूछा जा सकता है, कब स्थापित हुआ ये भी पूछा जा सकता है, कितने मेंबर ने उस समय स्थापित किया ये भी पूछ सकता है, वर्तमान में कितने मेंबर हैं ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 31 सदस्य देश हैं जिसमें से कई सारे नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। मुख्य रूप से दुनिया के लोकतांत्रिक देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, बेनिन, बोत्सवाना, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब इसके देश हैं। दुनिया भर 20 देशों में कार्यालय है। स्थानीय समुदाय, लोकतंत्र के प्रैक्टिशनर जो हैं और साझेदार सभी के साथ यह सहयोग करते, लेकिन मुख्य रूप से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ऑर्गेनाइजेशन है ये। ज्ञान प्रसार, क्षमता निर्माण, संवाद सुविधा इत्यादि इसका काम है। तो ये जरूर याद रखिएगा इस संस्था के बारे में, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पिछले साल स्विट्जरलैंड ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। सवाल जो मैंने आपको दिया उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक में कि संचार साथी हाल ही में विवाद में रहा है, संचार साथी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि भाई क्या है ये। ठीक है, उसी प्रकार से रुपया के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है कि रुपया गिर रहे हैं, इसके कारणों को बताइए। सवाल नोट कर सकते हैं आप। हाल ही में रुपये का डिवैल्यूएशन देखा गया, इसके कारणों को बताएं, इसके कारणों को बताएं या कारणों को लिखिए और उसके बाद से आप इसका क्या सुझाव दे सकते हैं, आप इसमें क्या समाधान कर सकते हैं या इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है और इसके प्रभावों को भी लिखिए। लॉन्ग टर्म प्रभाव, शॉर्ट टर्म प्रभाव, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ये सब टॉपिक से। ये डेमोक्रेसी वाला टॉपिक तो नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि यह हॉट इशूज़ में नहीं रहते हैं। बाकी जो जैसे SIR का मुद्दा है, कल भी मैंने बताया था, रोज़ मैं बता रहा हूँ। एक वीडियो भी मैं ले आऊँगा जिसमें कौन कौन से इंटरव्यू के लिए करंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूँगा आपको। तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।